तो हम लोग आज क्या करने जा रहा है, हम लोग जो भी यूपीएससी मेंस अभी पेपर हुआ है लास्ट वीक में, उसका जीएस2 का पॉलिटी आप लोगों ने कर लिया अभी, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं आईआर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, मतलब जो भी जीएस2 का बच गया पॉलिटी के बाद लेफ्ट ओवर, दैट इज आईआर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर आता है पॉलिटी से, एंड बाकी 150 मार्क्स का पेपर आता है आईआर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से आता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का अभी आप लोगों ने कर लिया और बाकी 150 मार्क्स का अभी आप करने वाले हो। तो इसमें दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें ये हैं कि आप लोग डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो। कोई हो सकता है कि अभी उसका बैचेज स्टार्ट ही हुआ होगा, 1-2 महीने अभी क्लासेस हुई होंगी, तो उसका जो नॉलेज बेस है वो काफी लिमिटेड होगा। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने आईआर गवर्नेंस ये सब भी पढ़ लिया होगा अभी तक। तो जिन लोगों ने ये सब सब्जेक्ट कर लिया है, आईआर गवर्नेंस ये सब सब्जेक्ट कर लिया है, उनके लिए चीजें काफी इजी लगेंगी और वही पर्पस भी है। और बाकी लोग जो बिल्कुल अभी 1-2 महीने या कुछ महीने हुए हो आपका फाउंडेशन बैच करते हुए, आप लोगों को ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आता है और क्या क्या हमें अप्रोच करना होता है आंसर कंसीडर करते समय। समझ में आ रही बात? तो एक तरह से आपको आगे की स्ट्रैटेजी आपको कैसे अलाइन रखनी है वो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। और बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं उनको लगेगा कि थोड़ा कन्विक्शन जनरेट होगा कि यस दे कैन डू इट ऑल्सो, और क्या बस एक्स्ट्रा और एफर्ट उनको करना है, कितना और करना है, बस उतना ही लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जहां से पॉलिटी खत्म हो रहा है बाकी क्वेश्चंस पॉलिटी के अलावा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपसे सर ने डिस्कस करा होगा। 5 तक 1 to 5 क्या था, पॉलिटी वाले क्वेश्चंस थे। और 5 के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और फिर आईआर आएगा। मैं आपको धीरे धीरे बताते भी जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन गवर्नेंस है, कौन सा क्वेश्चन सोशल जस्टिस है। आईआर तो आप देख के समझ ही जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड आईआर मेंस सिलेबस का ही पार्ट बनता है ज्यादा। प्रीलिम्स में कुछ खास इनसे नहीं आता, करंट अफेयर्स में अगर कुछ रहे तो इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, अदरवाइज मेंस में 150 मार्क्स का तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन the inadequate attention paid to human resource development। तो ये बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। चलो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया में जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कम, इनएडिक्वेट अटेंशन दिया गया है। समझ में आ रही बात? तो हमें ये मेजर्स सजेस्ट करने हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सके, एड्रेस कर सके। वापस से क्वेश्चन एक बार समझते हैं। इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट को अटेंशन क्या दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हो उनके लिए मैं थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स बता दूं। ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे आप ह्यूमन को एज ए रिसोर्स हम यूज कर पाए। ह्यूमन को आप एज ए रिसोर्स कब यूज कर पाओगे, जब ह्यूमन जो हो हेल्दी हो। अगर हेल्दी नहीं होगा, बेड पे पड़ा होगा, तो क्या आप एज ए रिसोर्स यूज कर पाओगे, क्या नहीं यूज कर पाओगे। हेल्दी के साथ साथ एजुकेट, अगर एजुकेशन लेवल उसका कम होगा तो क्या आप उसको बहुत अच्छे से इकोनॉमी में या किसी भी प्रोफेशन में यूज कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो उसका हेल्दी होना जरूरी है, उसका एजुकेटेड होना जरूरी है, और एट द सेम टाइम स्किल्ड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे अगर कोई पानी लाके दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनका स्किल लेवल क्या है, काफी कम है। समझ में आ रही बात? तो अगर इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात करें तो आप देखते हो इंडिया में
कि ह्यूमन का जो स्किल लेवल है, एजुकेशनल लेवल है, ये हेल्थ का अटेनमेंट है वो काफी कम है। आपको स्टिल बहुत हर जगह, मैक्सिमम जगह थोड़ी गरीबी आपको दिखेगी, विलेज में भी दिखेगी, सिटीज में आपको स्लम्स दिखेंगे। उसको देख के आपको लगेगा, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे जिनका हाइट जो है वो कम रह गया, एज बढ़ गया, जिनका बॉडी वेट जो है वो कम रह गया और एज बढ़ गया। तो ये सब चीज क्या बताता है कि स्किल जो हमने ह्यूमन के रिसोर्स डेवलपमेंट में फोकस कम किया है। तो जब आप गवर्नेंस सोशल जस्टिस पढ़ोगे तो बेसिकली सोशल जस्टिस में हम लोग पढ़ेंगे कि यहां बात किसकी हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, एचडीआई इंडेक्स आता है। इसका नाम मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। तो जैसे जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, आप लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में सब लोग सुन लोगे। समझ में आ रही बात? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल निकल रहा होता है, रिपोर्ट आ रही होती है। लगभग 180, 190 कंट्रीज का वो रिपोर्ट बनता है और उसमें इंडिया की रैंकिंग 130 आ रही होती है। समझ में आई बात? कभी 130, कभी 131, कभी 132, कभी 129। इतनी पुअर रैंकिंग इंडिया की चल रही होती है। इंडिया से अच्छा रैंक आ रहा होता है नेपाल का, इंडिया से अच्छा रैंक आ रहा होता है श्रीलंका का, इंडिया से अच्छा रैंक आ रहा होता है बांग्लादेश का कभी कभी। समझ में आ रही बात? और बाकी चीजों पे जो फोकस है वो क्या है, कम है। तो क्वेश्चन यही बोलता है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है वहां पे इसको अटेंशन कम दिया गया। तो आप जब आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, तो आप बता दोगे कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंकिंग जो है 130 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज और समथिंग। ठीक बात है। और ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स कब होता है, जब वो क्या हो, हेल्दी हो, जब उसको न्यूट्रिशियस फूड मिला हुआ हो, जब वो एजुकेटेड हो, जब वो स्किल्ड हो। तो ये बात आप इंट्रोडक्शन में बता दोगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अब आगे बात करेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट प्रोसेस का। तो आप एक छोटा सा सब हेडिंग डाल दोगे, इंडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस करके, और उसके अंदर लिख दोगे कि आजादी से लेके आज तक हम लोग कहां से कहां आ गए। आजादी के टाइम पे अगर हम बात करें जीडीपी के टाइम में, तो 90% जो इंडियंस थे उस टाइम पे वो क्या थे, पॉवर्टी लाइन के बिलो थे। अभी वैसा नहीं है। अभी हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या कहता है कि हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं वर्ल्ड के। समझ में आ रही बात? तो ऐसे 2-3 चीजें आप मेंशन कर दोगे, ये हमारा डेवलपमेंट स्ट्रेटजी या डेवलपमेंट का अप्रोच रहा है। बट उसमें ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट वाकई पीछे है। तो ह्यूमन रिसोर्स पे अगला आप एक सब हेडिंग लगा दोगे और बताओगे कि देखो एजुकेशन में हम लोग कितने लोग अभी भी सिर्फ इलिटरेट है। लिटरेसी की बात करो, 2011 का सेंसस, जब आप गवर्नेंस सोशल जस्टिस पढ़ोगे, 2011 में कितने परसेंट लोग लिटरेट थे? 74% लोग लिटरेट थे। तो आप बताओगे कि सिर्फ 74% के अराउंड हमारा लिटरेसी रेट हुआ करता है। जब आप हेल्थ के बारे में बताओगे तो आप ये बताओगे, या न्यूट्रिशन के बारे में बताओगे तो बताओगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, इनफैक्ट 35% के आसपास जो बच्चे हैं वो स्टंटेड रह गए। स्टंटेड मतलब कि उनकी एज के हिसाब से हाइट क्या रह गई है, कम रह गई। लगभग 19% जो बच्चे हैं वो वेस्टेड रह गए। वेस्टेड किनको कहते हैं? जो उनका बॉडी वेट कम रह गया उनके हाइट के अकॉर्डिंग, वो पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, खराब है। और क्या चीज बताओगे? और ये बताओगे कि स्किल डेवलपमेंट में बताओगे कि स्किल डेवलपमेंट की रिपोर्ट ये कहती है नीति आयोग की कि इंडिया में सिर्फ 5% के आसपास लोग फॉर्मली स्किल्ड है। फॉर्मली स्किल्ड का मतलब समझते हो क्या? जैसे मान लो ये टेक्नीशियन का काम है, ठीक है, तो आप किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट से आप सीखो, सर्टिफिकेशन आपको मिले, तो आपको क्या बोला जाएगा, फॉर्मली स्किल्ड। ये आप कैसे सीख लेते हो, जैसे तैसे करके, तो आप सीखे तो हो, बट ऐसे सीखने में हो सकता है कि बहुत सारा गैप हो आपकी लर्निंग में। समझ में आ रही बात? जैसे आप यूट्यूब से पढ़ो, कभी कहीं कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ छूट गया, पता ही नहीं है। ठीक है, तो वैसा एजुकेशन कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, और आप यहाँ आते हो, क्लासेस करते हो प्रॉपरली, एक रेगुलर वे में आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस वाइज सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो इसमें चांसेस क्या काफी कम है। तो वैसे ही स्किलिंग में सिर्फ 5 to 6% लोग जो है इंडिया में वो फॉर्मली स्किल्ड है, ऐसा नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है। कि साउथ कोरिया का आपने नाम सुना है क्या? वहां पे 96% लोग फॉर्मली स्किल्ड। सैमसंग कहां पे बनता है? साउथ कोरिया में। समझ में आ रही बात?
स्किल इंडिया रिपोर्ट आती है, हर एक 2 साल में पब्लिश होती है, वो बोलती है कि इंडिया में 50% लोग जो है वो स्किल्ड ही नहीं है, वो एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद भी एम्प्लॉयबिलिटी के लायक ही नहीं है वो लोग। तो ये सारा चीज आप मेंशन कर सकते हो। अब फिर बाद में बताओगे कि मेजर्स क्या है। अब जितना मैंने समझाया उतना आराम से एक पेज लिख लोगे, ज्यादा ही लिख लोगे। मेजर्स क्या है इनको एड्रेस करने के। अब एक बात बताओ, एजुकेशन को एड्रेस करने के लिए क्या हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिया है 2020? नाम सुना होगा इसका कुछ। हमने क्या लिया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो एजुकेशन पे, डिजिटल एजुकेशन, बाकी एजुकेशन पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। हेल्थ पे आयुष्मान भारत का नाम सुना आप लोगों ने? आयुष्मान भारत पे हमने फोकस किया हुआ है। न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए, जो बच्चों का न्यूट्रिशन में बोल रहा था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये सब हमने स्टार्ट किया हुआ है। समझ में आ रही बात? स्किल के लिए तो बहुत सारे हमने काम किए हुए हैं। स्किल के लिए अलग अलग जो है गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, किसी किसी ने नाम सुना होगा, जिन्होंने गवर्नेंस पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ रखा है सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब कुछ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दो डेवलपमेंट होता है, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स बनना, ये क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट है। वो तो खटाखट दिख रहा है सब किसी को। प्रॉब्लम कहां रह जा रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट में रह जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि लगातार 4-5 सालों से या लगातार इंडिया में फिजिकल डेवलपमेंट तो हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि इतना रोड बन गया, इतना एक्सप्रेसवे बन गया, यहां से यहां एक्सप्रेसवे बन रहा है। हम लैग कहां कर रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट में कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्या करने की जरूरत है? फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट आप ऐसे भी लिख लोगे, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे, मेंस दे रहे होगे, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया होगा, तो लिख तो लोगे ही कुछ ना कुछ आंसर, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ और स्किलिंग में क्या नहीं लिख पाओगे? लिख ही लोगे। बट इसमें लोग मिस क्या करते हैं? इसमें लोग डेटा, रिपोर्ट, ये सब लोग मेंशन नहीं कर पाते। अगर आप एक आराम से पढ़ते हो, जैसे क्लासेस में जो भी क्लासेस कराई जाती है उसमें पढ़ते हो, सारा डेटा, रिपोर्ट और जो भी फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, हम लोग मेंशन करके देते हैं। हमारी जो भी गवर्नेंस, सोशल जस्टिस का जो आपको मटेरियल मिला हुआ उसमें सब कुछ क्या है? मेंशन्ड। जो भी मैं बोल रहा हूं सब मेंशन्ड है। जो लोग पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये। फिर बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स मतलब करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा न्यूज में है पिछले 3-4 सालों से। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन न्यूज में रहता है फिर नहीं रहता है, लगातार 4-5 सालों से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किसमें है? न्यूज में है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? कंपटीशन को प्रमोट करना काम। ठीक है, इंडिया में क्या काम करती है? कंपटीशन को प्रमोट करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप समझते हो, थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी समझते हो। ये 2002 में ये बॉडी बना था। कब बना था? 2002 में। तो ये सब इंट्रोडक्शन में लिख देते। और किस लिए बना है? ये बॉडी बना है प्रमोट करने के लिए इंडिया में कंपटीशन को, कंपटीशन प्रमोट करने के लिए। अब जैसे मान लो, आपको ये तो पता है कि टेलीकॉम में जब जियो आई तो सारा कंपटीशन को खत्म करने का काम कर रही थी, तो सिर्फ 2 ही प्लेयर एक तरह से बच गए, जियो बच गया और एयरटेल बच गया। समझ में आ रही बात? और क्या चला गया? वोडाफोन, और ये आइडिया डूब रहा है, बाकी तो खत्म ही हो गए, बर्बाद ही हो गए। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए अगर ऐसा कुछ कोई कंपनी कर रही है तो क्या ये इंडिया के फायदे में है? नहीं। आपको उस समय पे लगा होगा कि हाँ ठीक है ना, सस्ता ही तो हो रहा है, चलो सस्ता हो रहा है। बट अकेले अगर बाद में वही कंपनी बची तो जितना महंगा चाहे उतना बेचेगी। समझ में आ रही बात? तो शुरुआत में 4-5 साल सस्ता दे दिया, फिर उसके बाद से तो जितना महंगा चाहे उतना महंगा बेच सकती है। इसको एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एंटी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, मान लो तुमको कुछ टेलीकॉम में अपना कुछ स्टार्टअप करना है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं। आपके पास बहुत से इतने बड़े देश में सिर्फ एक कंपनी, 2 कंपनी की वजह से क्या एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहती है? उसका काम है इंडिया में कंपटीशन को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, मोनोपोली को प्रिवेंट करना। मोनोपोली समझते हो
कि किसी एक कंपनी का ही क्या हो गया, एक छत्र राज हो गया, उसको प्रिवेंट करना। अगर कोई ऐसा कर रहा है एंटी कॉम्पिटिटिव, कुछ गाइडलाइंस बना देती है कि ये गाइडलाइंस को कंपनीज को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर वो नहीं फॉलो करें तो उनको क्या कर सकती है, पनिश कर सकती है। समझ में आ रही बात? अब जैसे गूगल, गूगल का मेन काम क्या है, सर्च इंजन। सर्च ही किया था ना, मैंने गूगल पे ही सर्च किया था, ठीक है, तो गूगल पे सर्च किया था, आया। अब मैं गूगल पे 2-3 बार सर्च किया, पहले इंस्टीट्यूट्स वाले आ रहे थे, यूपीएससी वाला ही बाद में आ रहा है। समझ में आई बात? अब मान लो गूगल का खुद का एक इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, तो पहले उसी का आएगा, फिर बाद में ये आता, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट गूगल खुद भी बेचता है, अगर तुम उसको सर्च करो, मान लो गूगल कल से साबुन बेचने लगे, ठीक है, तो तुम सर्च करो गूगल पे सोप, बेस्ट सोप, तो वो अपना ही सोप पहले दिखा रहा है। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? एंटी कॉम्पिटिटिव। तो एंटी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पनिश भी किया हुआ है इस चीज के लिए। ये एज एग्जांपल यूज कर देते, क्योंकि यहां पे दिया गया है रेफर टू द रिसेंट डिसीजन, क्या क्या डिसीजन इसने लिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग सब लोग खरीदारी करते हो एकदम जी भर के, बिग बिलियन डेज आप एकदम टूट पड़ते हो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऐसा लगता है कि नहीं फटाफट खरीद लो, दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है। तो ये क्या अचानक से इतना ज्यादा डिस्काउंट, ये कैसे डीप डिस्काउंट कैसे दे रहे होते हैं? तो डीप डिस्काउंटिंग में कभी ये दे रहे होते हैं, तो ये भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में कई बार आ जाता है, ठीक है। कुछ कुछ लूप होल इधर करके वो दे रहे होते हैं, तो इस पे भी कई बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन लोगों को क्या जारी किया हुआ है, नोटिस जारी किया हुआ है, ठीक है, ये भी किया हुआ है। तीसरा, अब सब लोग मोबाइल यूज करते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, ठीक है ना, तो स्मार्टफोन जो यूज करते हो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास एंड्रॉयड। एंड्रॉयड किसका है? गूगल का है। आ रही बात समझ में? तो जब गूगल का है तो एंड्रॉयड के साथ बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर है आप प्री इंस्टॉल आता है कि नहीं आता है? बट प्री इंस्टॉल्ड जो सॉफ्टवेयर आ रहा है, कुछ वैसे भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो उनके कंपटीटर हो, जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के। समझ में आ रही बात? एंड्रॉयड उन्हीं सॉफ्टवेयर को क्यों प्री इंस्टॉल करके दे रहा है तुमको? सॉफ्टवेयर तुम अपना क्या कर सकते हो, डिलीट करके दूसरा डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर होना चाहिए ना तुम्हें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। आ रही बात समझ में? तो ये भी क्या आ जाता है, कई बार एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में आ जाता है। इन सबको एड्रेस करने का काम कौन करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तुमको लग नहीं रहा है? पिछले 4-5 साल से न्यूज में रहा होगा। अब चूंकि आप में से बहुत सारे लोग 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल, सबका जो लेवल है अभी अलग अलग है, समझ रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समझा रहा हूं। बाकी तो जिनको अगर साल भर से अच्छे से पढ़ाई करा होगा तो उनको ये न्यूज में आ गया होगा जो हमारा न्यूज़पेपर का एनालिसिस हो रहा होता है, ठीक बात। बस अब इसके ये सब एग्जांपल मेंशन कर देना है, ये वाला काम हो जाता है। आसान क्वेश्चन है ना, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, क्यों हीरो, ठीक है। तीसरा देखो, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस करके डायरेक्ट टॉपिक है, ई गवर्नेंस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट टॉपिक के नाम मेंशन है। अब डायरेक्ट टॉपिक के नाम मेंशन होगा और वो नहीं पढ़ के जाओगे, जैसे फंडामेंटल राइट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ऐसे लप्पू सा, ठीक है, तो आप वो लिख के नहीं आओ तो फिर क्या फायदा होगा। तो वैसे ही डायरेक्ट ये सब नाम मेंशन, ई गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आप जब आप पढ़ोगे गवर्नेंस पूरा डिटेल में तो समझोगे, बट सीधे सीधे अगर लेमन लैंग्वेज में गवर्नेंस का मतलब बताएं, ठीक है, तो किसी कंट्री में जो अथॉरिटी होता है कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, आउटपुट जनरेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गवर्नेंस बोल देते हैं। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है, पॉलिसीज लाने का, लॉज बनाने का, ये सब कुछ मिला जुला के क्या है, गवर्नेंस है। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया? ई गवर्नेंस का मतलब यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये है जो ये दिख रहा है, समझ में आ रही बात? ऐप है, एप्लीकेशन है, इंटरनेट है, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप सब लोग यूज करते हो, ऐसे तो बैठे हुए होंगे, बट क्या आप लोगों ने कोविन पोर्टल यूज किया? जब कोविड वैक्सीन लिया था तो डाउनलोड कहां से किया है? कोविन पोर्टल से, ठीक है। अगर 20 साल पहले ऐसा कोई ऐप या ऐसा कोई पोर्टल नहीं होता, समझ में आ रही बात, ठीक है, तो आपको क्या मिलता? अलग से एक सर्टिफिकेट लिख के मिलता, उसमें और टाइम लग रहा होता, हो रहा होता कि नहीं हो रहा होता, ठीक है। आज मान लो वो खो जाता, फिर आपको बनवाने जाना पड़ता, कहीं कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए तो। अभी आप मान लो कोविड
पोर्टल से जो सर्टिफिकेट निकला वो आपका गुम हो गया, आपको कहीं पे चाहिए दिखाने के लिए कि हाँ आप डबल वैक्सीनेटेड, तो क्या करोगे, उस पर अपना आधार डालोगे, फट से वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, ई गवर्नेंस। ठीक है, उसके अलावा आप यूज करते होगे आरोग्य सेतु ऐप, जो कोविड के टाइम पे आरोग्य सेतु ऐप का यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? तो ये गवर्नेंस को इजी बना रहा था कि नहीं, ट्रैक कर दे रहा था कि चलो आसपास कौन कोविड इन्फेक्टेड हो सकता है, आप किस एरिया में हो, किस हाई प्रोबेबिलिटी जोन में हो, ऐसा है कि नहीं है, कितने लोगों से कांटेक्ट में आए हो, ये सब कुछ ट्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? समझ में आई बात? तो ये जो एप्स का एप्लीकेशन है, ठीक है, अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग बिजनेसेस को समझते हो, ठीक है, तो पहले टैक्स जाके सबमिट करना पड़ रहा है, ठीक है, अब जीएसटी फाइलिंग ऑनलाइन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो गवर्नेंस इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गवर्नेंस क्या हो जा रहा है, इजी। बहुत सारा एप्लीकेशन क्या हो रहा है, इजी, आप ऑनलाइन फाइल कर लेते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, आपको मान लो यूपीएससी का फॉर्म डालना है, तो आप क्या करोगे, यूपीएससी का फॉर्म खरीदोगे मार्केट से? ना ना ना, मार्केट से फॉर्म खरीद के उसको इन्वेलप में करके यूपीएससी भेजोगे? ऐसा करोगे क्या? क्या करोगे फिर? फॉर्म डाउनलोड करोगे या सीधे उसका वेबसाइट खोलोगे, उस पर डिटेल करोगे और लास्ट में करोगे सबमिट, चला जाएगा? आपको अलग से ऐसे फॉर्म लेके भेजना है क्या? लेकिन 10 साल 15 साल पहले क्या होता होगा कि फॉर्म आता होगा मार्केट में, फॉर्म आया, आपने फॉर्म खरीदा, फॉर्म को भरा, फिर फॉर्म को इन्वेलप में डाला, फिर फॉर्म को कुरियर से या स्पीड पोस्ट से भेजा, और मान लो वो नहीं पहुंचा, टेंशन में रहोगे कि नहीं रहोगे? ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि अलग अलग एग्जाम्स में जो ये बुक स्टॉल वगैरह वाले कुछ कुछ लोग होते हैं करप्ट टाइप के, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म ले आते हैं। ठीक है, कि ओरिजिनल फॉर्म अगर 1000 रुपीज का मिल रहा है, डुप्लीकेट फॉर्म उन्होंने 10 रुपए 20 रुपए में बनवा लिया, सेम दिखने वाला। अब तुमने एज ए स्टूडेंट खरीद लिया, तुम्हें क्या पता है कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है? तुम्हारे उसको तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 800 900 का लेकिन तुम्हारा तो करियर जा रहा है। तो ये भी क्या है, ई गवर्नेंस है कि नहीं? आप डायरेक्टली ऐसे फॉर्म फिलअप कर ले रहे हो, सबसे इजी एग्जांपल। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ई गवर्नेंस से इफेक्टिवनेस बढ़ा है कि नहीं? तो खुद ही बढ़ा, यही चीज तो इफेक्टिवनेस है ना। समझ में आ रही बात? ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है कि नहीं? ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि आप समझ पाओ, चीजों को देख पाओ, ट्रांसपेरेंट हो पाए। जैसे वो पानी का बोतल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है, तुम्हारा वाला नहीं है, उसके अंदर पता नहीं क्या लेके आई हो तुम, चाय लेके आई हो, कॉफी लेके आई हो, कुछ और लेके आई हो, नहीं पता, उसमें क्या है, पानी। ई गवर्नेंस से क्या हो रहा है वो आपको दिखेगा, इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल होगा, होगा कि नहीं होगा? आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, मेल आया वापस से रिसीप्ट का कि नहीं आया, कि फिर कुछ दिन बाद आया कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल्स आपके लिए अकाउंटेबल भी रहे, आपका काम नहीं हुआ है। अब जैसे प्राइवेट में आप क्या करते हो, मिंत्रा कुछ भी आप किए, आपका सामान नहीं आ रहा है, आप वापस कस्टमर केयर मिलाते हो, बोलते हैं कि सर कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो अकाउंटेबल वो ज्यादा बनते हैं ना ऐसे, तो वो तो प्राइवेट फॉर्म हो गए। अगर गवर्नमेंट की भी ऐसी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो तो उनको और ज्यादा क्या बनाया जा रहा है, अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। ठीक है, आप में से जब मैंने गवर्नेंस पढ़ाया है तो उमंग ऐप बताया, जो लोग पढ़े हो जानते हैं, उमंग ऐप में ये सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज अलग अलग और भी बताया है, और भी एप्लीकेशंस है, ठीक है, जिसका यूज गवर्नमेंट करती है। तो इसमें डिटेल में क्या लिखना है, बहुत सारे एग्जांपल्स लिखने हैं। ठीक है, कोविन पोर्टल का एग्जांपल लिखो, आरोग्य सेतु का एग्जांपल लिखो, जीएसटी पोर्टल का एग्जांपल लिखो, सिंपल एप्लीकेशन फाइलिंग का एग्जांपल लिखो, उमंग का एग्जांपल लिखो। जितना एग्जांपल लिखोगे मार्क्स उसमें इसमें क्या मिलता है, ज्यादा मिलेगा। फिर पूछ कह रहा है कि व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर द इनहेंसमेंट ऑफ दीज फीचर्स। लेकिन ई गवर्नेंस और ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या इनएडिक्वेसीज है। इनएडिक्वेसी पहले भी आया था ये वर्ड, तो क्या क्या हो सकता है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड एक वर्ड यूज होता है कि हर किसी के पास मोबाइल, इंटरनेट या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डिजिटल हेजिटेंसी, जो आपके पेरेंट्स लोग या ग्रैंड पेरेंट्स लोग हैं, वो जो ऑनलाइन अकाउंट जो भी है वो मैनेज करने से डरते हैं, कई बार डरते हैं कि नहीं डरते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा चीज हो गया। डेटा थेफ्ट, डेटा थेफ्ट का लगा रहता है कि डेटा आपका हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। साइबर क्राइम, समझ में आ रही बात? तो इन सब की वजह से एक इंटरनेट जो है, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का कई बार नहीं होना। लोगों को लगता है कि अगर भेज दिया पैसा अटक तो इधर भी गया उधर भी गया,
ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को लगता है, बट काफी लोगों को लग रहा होता है विलेज में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो, स्टेबल नहीं हो तो। ठीक बात है कि नहीं? तो वो सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दो, ई गवर्नेंस और क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, जब मैं पढ़ाता हूं तो पूरा डिटेल में रहता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बस यही है, जो पढ़ाया गया है क्लास में वही सारी चीजें आपको यहां पे भी लिख करके आनी है, इसके अलावा कुछ खास है नहीं। अब ये ई गवर्नेंस तो गवर्नेंस हो गया, ये भी गवर्नेंस का क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? सोशल जस्टिस हो गया। सोसाइटी को जस्टिस कैसे दोगे? एजुकेशन से, हेल्थ से, स्किलिंग से। दोगे कि नहीं दोगे? फिर ये दूसरा जो लास्ट के दो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन है आईआर वाले। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एसयू। आप में से कितने लोग आईआर पढ़ चुके हो? रेज योर हैंड। 1 2 3 4, चलो ठीक है। तो जो आईआर पढ़ चुके हैं उनको ये सब चीज पता है, जो नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा समझ में आएगा फिर कैसे करना है। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का जो वायरस है वो एससीओ की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। एससीओ एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब अलग अलग कंट्रीज उसका क्या है, पार्ट। शंघाई, आपने नाम जगह का नाम सुना होगा, शंघाई कहां? चाइना में। तो इसका एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक तो मेंबर उसका चाइना ही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, और उसका मेंबर ऑब्वियसली एससीओ पूछा है तो काफी चांसेस है कि इंडिया भी मेंबर हो। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया और कुछ कंट्रीज हैं तान 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 वाली। कजाकिस्तान, नाम सुना है क्या? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सही बात है, ताजिकिस्तान, ये सब इसकी क्या है, मेंबर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ, कि उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे एससीओ का फंक्शनिंग अफेक्ट हो रहा है। ये तो अभी बता दोगे आप, इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, इंडिया चाइना में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, रशिया उधर यूक्रेन से वॉर में उलझा हुआ है कि नहीं। तो इन सब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एससीओ का कुछ खास काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 8 लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ठीक है, और 4 लोग झगड़े में रहते हैं बार बार, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो सिंपल, जस्ट लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो एससीओ का भी वही हाल हो रहा है। तो वो सब कॉन्फ्लिक्ट लिख देना है कि इंडिया पाकिस्तान में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया चाइना में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया भी किस कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। ठीक है, और चाइना सब एक डोमिनेशन का भी काम करता है। एक तो इंडिया के साथ बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट है वो अलग, और एक सब पे डोमिनेट करने का काम करता है वो अलग, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात। तो ये सारा पॉइंट आप मेंशन कर सकते थे। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम करने में इंडिया कैसे रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है। अब कॉन्फ्लिक्ट में तो हम खुद ही हैं, पाकिस्तान से भी चाइना से भी। समझ में आ रही बात? हम ही दोनों से कॉन्फ्लिक्ट में है, तो क्या ही रोल प्ले करना है। ठीक है, तो रोल प्ले करने में लेकिन चीजें लिखोगे आप कि हम कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। हम बाकी कंट्रीज के साथ में, जो बाकी कंट्रीज हैं वो तान 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 वाली कंट्रीज बोली, उनके साथ मिलकर हम ग्रेटर कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर कोऑपरेशन किसमें बढ़ा सकते हैं? ट्रेड वगैरह जैसी चीजों में बढ़ा सकते हैं। ट्रेड को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं, बिजनेस जितना ज्यादा बढ़ाते हो ना, उतना ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, हम टॉक्स और ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि हम एससीओ में ये बोल सकते हैं कि देखो ये एक जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है एक पूरे रीजन के फायदे के लिए बना है। इस ग्रुप में पर्सनल कंट्री वाली बातें नहीं होंगी, बाइलेटरल टॉक्स नहीं होगा। बाइलेटरल इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना में जो प्रॉब्लम है उसको बाहर रखो, उसको बाहर रख के तब यहां एक पूरे सिक्योरिटी के लिए क्या करो, काम करो। तो ऐसा कुछ हम अप्रोच ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? और क्या कर सकते हैं? हमारे जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर बोलते हैं कि हमारा जो है वसुधैव कुटुंबकम का, समझ में आई बात, या मूवीज के थ्रू, या जो भी ये हमारा कल्चर, योगा वगैरह, इसको इससे मिला के बनता है सॉफ्ट पावर। बाकी जो भी कंट्रीज हैं, तान तान ताल वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके साथ हम पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ा सकते हैं, टूरिज्म वगैरह इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब जो आप आईआर पढ़ चुके होंगे, एससीओ डायरेक्टली पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? ठीक है, डायरेक्टली नोट्स में है कि नहीं? डायरेक्टली वही सब पॉइंट मेंशन कर दोगे, हो जाएगा। 10th क्वेश्चन भी आईआर है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन। इजी क्यों है? क्योंकि आप बिना आईआर पढ़े भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको अवेयरनेस है
इंडियन डायस्पोरा है जो स्केल्ड न्यू हाइट इन द वेस्ट। डायस्पोरा किसको बोलते हैं? इंडियन लोग जो कहीं और रहते हैं, जो डिस्पर्स हो गए। क्या हो गया? डिस्पर्स। ठीक है, वहां जाके परमानेंटली डिस्पर्स हुए हो या टेम्परली डिस्पर्स हुए हो, उनको क्या बोलते हैं? डायस्पोरा। ऋषि सुनक का नाम सुना है क्या? कौन है ऋषि सुनक? डायस्पोरा। समझ में आई बात? इंडियन ओरिजिन से कहीं ना कहीं से उनका रिलेशन है, तो दैट इज डायस्पोरा। कमला हैरिस का नाम सुना है क्या? कमला हैरिस कौन है? यूएस की वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यूएस में कोई कमला नाम रखता है क्या? नहीं रखता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, वैसे ही आपने नाम सुना होगा अजय बांगा का। अजय बांगा का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है। वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है क्या? तो वर्ल्ड बैंक के एक प्रेसिडेंट है, उनका नाम है अजय बांगा, अभी बने कुछ दिन पहले। सुंदर पिचाई का तो सुना होगा। ठीक है, उसके अलावा सत्या नाडेला का सुना होगा। एक निकी हेली करके एक पर्सन है, निकी हेली, यूएस की वो एम्बेसडर थी यूनाइटेड नेशन में, यूएन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब क्या है? इंडिया के डायस्पोरा। समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियन डायस्पोरा है स्किल्ड न्यू हाइट इन द वेस्ट। इंडियन डायस्पोरा ने वेस्ट में नया हाइट बनाया, तो बनाया ही है, एक जगह प्राइम मिनिस्टर, एक जगह वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और साथ साथ गूगल भी हम ही संभाल रहे हैं, संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट भी हम ही संभाल रहे हैं, ठीक है ना? वर्ल्ड बैंक भी हम ही संभाल रहे हैं, तो नया हाइट बनाया है कि नहीं बनाया? अच्छा, ये एससीओ वाले क्वेश्चन में क्या करते, एक मैप भी बनाते कि एससीओ में ये कंट्री आती है, वर्ल्ड मैप बना के वो दिखा देते। समझ में आई बात थोड़ा सा? और उससे भी कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिनोट कर देते। जब आप आईआर पढ़ोगे तो वो चीजें ज्यादा इजीली आपके समझ में आएंगी। तो अब पूछ रहा है कि डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट। तो इकोनॉमिक बेनिफिट अलग कर दो और पॉलिटिकल बेनिफिट अलग कर दो, दो सब हेडिंग बना के उसमें 3-3, 4-4 पॉइंट लिख दो। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है? कि वहां से बहुत सारा पैसा आएगा। पैसे को दो वर्ड में अलग अलग बांटता है। एक वर्ड होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से डायरेक्टली यहां क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक नया फैक्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है, और ऋषि सुनक को बहुत अच्छा लग गया, या सुंदर पिचाई को अच्छा लग गया कि बढ़िया फैक्ट्री है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है उसको बड़ा करके मैं पैसा डालता हूं उसमें, ठीक है, बदले में 5% शेयर मुझे दे दो। समझ में आ रही बात? तो उसको क्या बोलोगे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 10% शेयर आता है तो ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरा होता है रेमिटेंशन। रेमिटेंशन मतलब वहां लोग कमाने के लिए गए, तुम ही चली गए वहां पे, तुम अपने दोस्त ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? रेमिटेंस बोल देंगे। तो अभी जो रेमिटेंस इंडिया में आ रहा है लगभग $90 बिलियन के आसपास आ रहा है। कितना बिलियन डॉलर? $90 बिलियन। $1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ है। कितना है? 8,000 करोड़। $1 बिलियन, ठीक है। तो $1 बिलियन 8,000 करोड़ है, तो $10 बिलियन ऐसा रेमिटेंस में आ रहा है। समझ में आ रही बात? बहुत सारे स्टेट की जीडीपी से ज्यादा है अपने स्टेट, ठीक है, ये जीडीपी से ज्यादा है या उनके बजट से ज्यादा है। जीडीपी नहीं, बजट से ज्यादा है, ठीक बात है। और एफडीआईज भी आ रहा है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी भी आ रहा है कि मान लो उसने कुछ स्टार्ट किया, या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, तो ये इकोनॉमिक में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल में तो ऑब्वियस बात है कि इंडिया का स्टेचर बढ़ाएंगे। अब जैसे एक पर्सन है विवेक रामास्वामी, विवेक रामास्वामी के नाम में भी सुना होगा, में भी नहीं सुना होगा। आगे यूएस में फिर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा 1-2 साल में, ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो खड़े हो रहे हैं, वो भी इंडियन डायस्पोरा है। विवेक कौन होगा? वहां के लोग विवेक नाम रखेंगे? नहीं ना। तो विवेक रामास्वामी का क्या है कि वो बोल रहे हैं कि देखो ना, जो है यूएस जो है चाइना का गुलाम है एक तरह से, वो बोल रहा है, ठीक है। तो मैं जब जीत जाऊंगा तो चाइना से गुलामी खत्म करवाऊंगा, इंडिया के साथ ग्रेटर कोलैबोरेशन करवाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो ऑब्वियस बात है पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इंडिया को? पॉलिटिकल फायदा मतलब दोनों कंट्री का और ज्यादा अच्छा फ्रेंडशिप बनना। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना का गुलाम यूएस कैसे? वो बोलने की बात है, क्योंकि यूएस की बहुत सारी कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है, ठीक है। अगर वो बंद हो जाए तो यूएस की कंपनीज बंद हो जाएंगी। देयर लाइक कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग
करा कि इंडिया में बहुत जगह हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट करा सकते, मतलब को मेंटेन करा सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। और वो निकी हेली जो थी, यूएस की जो थी, जो यूनाइटेड नेशन में काम कर रही थी एज एन एम्बेसडर, ठीक है, तो इंडिया का जो ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है, ब्रॉडर पिक्चर है, उसको और ज्यादा बढ़ा रही थी। एक तीसरा होता है लॉबी वगैरह का भी काम होता है। अब जैसे मान लो ऋषि सुनक ने डायरेक्टली अभी बोल दिया खालिस्तान वाले मैटर पे, बोला है ना कि हम लोग जो है किसी तरह का ऐसा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कनाडा में ट्रूडो बोलते हैं कुछ और। समझ में आ रही बात? तो एक डायस्पोरा होने से फायदा है कि नहीं है? तो पॉलिटिकल चीजें लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 10 नंबर में लिखना है, इसमें तो तुम 10 पेज लिख सकते हो, ठीक है, कम पढ़ के भी, जो इधर उधर का नॉलेज है उससे भी। लेकिन डायस्पोरा अलग से हम पढ़ते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने आईआर पढ़ा होगा उनको तो पता होगा, डायस्पोरा तो ऐसे ही घूमते फिरते हम बहुत बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कैसा है? जो लोग पढ़ चुके, कितने लोग गवर्नेंस सोशल जस्टिस पढ़ चुके, रेज है, ठीक है। तुमको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगा कि जो तुम नहीं पढ़े हो क्लास में? सब आराम से हो रहा था, ठीक है। जो लोग आईआर पढ़े हैं उनको लग रहा है ना कि आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें नहीं। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें बात कर रहा है सिविल सोसाइटी ग्रुप। अब देखो आंसर तो यहां पे था ही, सर ने दिखाया, तो उसमें आंसर्स तो मिल ही सकता है। आंसर में 3-4 चीजें होता है। एक होता है पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ के आपको लगे कि आपको वो कंटेंट आता है। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा होता है कि हाँ आपके पास कंटेंट हो लिखने के लिए, वो तो आप पढ़ोगे तो आपके पास हो ही जाता है, वो कहां जाएगा? समझ रहे हो? ठीक है। तीसरा है अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को तोड़ना कैसे, डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट, उनके लिए तोड़ना क्या है, बहुत इजी है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो अभी क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूं, तो आप लोग अलग अलग लेवल पे हो, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समझाने पे फोकस कर रहा हूं रादर देन आंसर राइटिंग पे, ठीक है। बात करते हैं, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर। अभी वुमेन को रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज पता है कि नहीं करंट में? तो वही बता रहा है कि उसमें खाली रिजर्वेशन में नहीं, ओवरऑल पार्टिसिपेशन वुमेन का बढ़ाने में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। सिविल सोसाइटी किसको बोलते हैं? तो जैसे सिविल सोसाइटी करके टॉपिक है कि नहीं गवर्नेंस में, डायरेक्टली सिविल सोसाइटी करके डायरेक्टली टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं सिविल सोसाइटी इज ए वाइड एरे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एनजीओ को भी आप क्या बोलते हो? सिविल सोसाइटी बोल देते हो। फिलांथ्रोपिस्ट लोग होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो क्या करते हैं कि कम पैसे में आपका इलाज करते हैं या कम पैसे में एजुकेशन देते हैं, इनको क्या बोल देते हैं? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। समझ में आ रही बात? तो ये सब जो ग्रुप्स होता है इनको हम लोग सिविल सोसाइटी बोल देते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़े हो तो पॉलिटी में आप बहुत सारा चीज पढ़े होगे, चाहे पढ़ोगे, एक पढ़े होगे कि राइट टू फूड भी क्या बन गया बाद में, राइट टू लाइफ बन गया। समझ में आ रही बात? तो राइट टू फूड, राइट टू लाइफ कैसे बन गया? पीयूसीएल करके एक एनजीओ था, उसने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में कि लोग भूख से मर रहे हैं उड़ीसा में, उनको खाना दो। समझ में आई बात? खाना दो, क्योंकि राइट टू लाइफ है, खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो एनजीओ कैसे हेल्प करती हैं? अभी कोविड में एनजीओ फ्री मास्क बांट रही थी, फ्री सैनिटेशन का काम कर रही थी, ठीक बात है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सिविल सोसाइटी है। अब क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन है कि सिविल सोसाइटी ने कैसे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वगैरह बढ़ाया है। तो सिविल सोसाइटी क्या करती है? अवेयरनेस जनरेट करने का काम करती है वुमेन में। अवेयरनेस जनरेट करके जागो वुमन जागो, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकती है सिविल सोसाइटी। और क्या काम करती है कि जो भी इलेक्शंस वगैरह होता है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है, ठीक है। इलेक्शंस जो होता है उसमें कितना करप्शन हो रहा है या मनी और मसल का कितना यूज हो रहा है उसको बताती है। मनी और मसल मतलब क्राइम, क्रिमिनल लोग कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइन बनाती है, ठीक है। गाइडलाइन बना के क्या होता है, ऐसे क्रिमिनल और ऐसे लोगों का जो काम है या ऐसे लोग का जीतने का टेंडेंसी या खड़े होने का टेंडेंसी कम होता है। तो अगर क्राइम कम होगा इलेक्शन में, पैसे का यूज कम होगा, तो चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे कि वुमेन ज्यादा से ज्यादा आगे है। बट अगर क्राइम ज्यादा होगा या पैसे का यूज ज्यादा होगा तो नहीं आएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं, जैसे एक एडीआर एनजीओ है जो इसमें बहुत ज्यादा काम करता है। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था ना, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन 67 पॉइंट समथिंग था और मेन का 66 पॉइंट समथिंग था।
समझ में आ रही बात? तो एक तरह से वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या था, ज्यादा था। और भी आप जब पॉलिटी पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है, मेंस वाला, तो उसमें एक आता है विशाखा जजमेंट, विशाखा गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया हुआ था, ठीक है। तो विशाखा क्या था, एक एनजीओ था, ठीक है। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, तो वो बातें वो बता रहा था। तो एक तरह से ये सारा अवेयरनेस जनरेट करने का काम कौन करते हैं, एनजीओ करते हैं, एनजीओ या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और ये जो आप देख रहे हो कि अभी वुमेन को क्या मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया, तो उसके लिए भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत दिन से डिमांड कर रही थी। समझ में आ रही बात? तो ये लोग डिमांड करते रहते हैं। देखो क्या क्या काम करते हैं, एक तो डिमांड करते हैं, एक तो गवर्नमेंट को समझते हैं, गवर्नमेंट की जो भी वर्किंग होती है उसमें लूप होल समझते हैं, लूप होल समझ के आपको समझाने का काम करते हैं, आपको अवेयर करने का काम करते हैं, आपको मतलब ओवरऑल जनता को। समझ में आ रही बात? और कुछ अपने मुद्दे इश्यूज रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, स्टेट के सामने, ठीक बात है। और ऐसे ये लोग क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट पंचायत में आपको पता है 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए क्या है, मैंडेटरी, ठीक है। तो उसके पहले वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम कर रहा था। जैसे आप पढ़ोगे गवर्नेंस, तो उसमें सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करते हैं। तो इसमें भी बस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, 3-4 वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और उनका कंट्रीब्यूशन लिख देना है, अपना काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं 15-16, तो पॉलिटी वाला था, आपने देख लिया होगा। फिर ये आता है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी। वेलफेयर स्कीम किसके लिए, वल्नरेबल। वल्नरेबल किसको बोलते हैं, वल्नरेबल वैसे लोग ग्रुप को बोलते हैं जो बहुत जल्दी परेशानी में आ सकते हैं। जैसे मान लो अचानक से फ्लड आया, तो परेशानी में कौन आएगा, बूढ़े लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, परेशानी में कौन आएगा, वुमेन आ सकती है, चिल्ड्रन आ सकते हैं, गरीब आ सकते हैं कि नहीं आ सकता है। जो धनी है, जिसका बहुत बड़ा घर है, वो 3rd फ्लोर पे चला गया, समझ में आई बात। जो गरीब है उसका ग्राउंड फ्लोर नहीं है, उसका तो पक्का मकान भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलोगे, वल्नरेबल बोलते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेलफेयर स्कीम जो वल्नरेबल के लिए होता है वो डिस्क्रिमिनेटरी होता है, क्या तुम एग्री करते हो? वो एक लाइन बोल दिया, तो फिर तुमसे पूछ रहा है क्या तुम एग्री करते हो कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ भी लाइन बोले तुम बोले हाँ हाँ एग्री करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोग से पूछता हूं, बहुत सिंपल सा, कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, मोदी जी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही, क्या तुम एग्री करते हो? ठीक है। अगर मान लो इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, हमें एज ए जनरल सिटीजन बताना है, तो एक जो बीजेपी वाले आएंगे वो 50 अच्छे काम गिना देंगे, हाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो ये वो ये वो। एक जो अपोजिशन वाले आएंगे वो 50 बुरे काम गिना देंगे कि नहीं ये नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पकौड़ा बेचने के लिए बोलते हैं मोदी जी। आई बात समझ में? तो दो तरह के लोग होते हैं, जो एकदम सिर्फ पॉजिटिव बता देंगे और सिर्फ निगेटिव बता देंगे। बट आप रैशनली सोचो तो आपको लगेगा वाकई में दोनों सही है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। तो जो सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव सोचने वाले लोग क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग वाले। बट एक्चुअली बहुत सारा सब्जेक्टिविटी भी आ रहा होता है। ठीक है। तो जहां ये डू यू थिंक लग गया या डू यू अग्री लग गया, इसका मतलब आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बतानी है, कि अगर ये हम वेलफेयर स्कीम वल्नरेबल्स के लिए जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है भी और नहीं भी, दोनों चीजें बतानी। आ रही बात समझ में? अब वल्नरेबल के लिए, वुमेन के लिए तुमने कोई स्कीम चलाया ओनली फॉर वुमेन, ठीक है, तो क्या डिस्क्रिमिनेटरी है? हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे जो पुरुष लोग हैं वो गरीब हैं, वल्नरेबल है, बहुत सारी वुमेन अमीर है, ठीक है, चलेगा। जो सिर्फ SC ST के लिए स्कीम निकाला, क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है? तो एक आध इंस्टेंस दे सकते हो डिस्क्रिमिनेटरी का, ठीक है। बट इन लार्ज आप क्या करोगे, इससे डिसएग्री भी करोगे, डिसएग्री करके बताओगे। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 3, वुमेन के लिए, SC ST के लिए अलग से इनेबलिंग प्रोविजन का बोलते हैं कि उनको इनेबलिंग प्रोविजन देना है। एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में क्या देना है, रिजर्वेशन देना है। समझ में आ रही बात? ठीक है। डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से क्या देना है, रिजर्वेशन देना है। ठीक है। तो ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ही बता रहा होता है। और ये जो लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, खासकर अगर हम SC और ST ग्रुप की बात करें, तो बरसों से ये क्या है, पिछड़े हुए हैं। तो अगर इनको कुछ हम लोग वेलफेयर स्कीम कुछ इनको अलग से देते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। समझ रहे हो?
हम आर्टिकल 14 का बात कर सकते हैं, जिसमें हम दो बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वल को इक्वली ट्रीट करो, अनइक्वल को अनइक्वल। सिंस वो अनइक्वल है, हम इसलिए उनको कैसे ट्रीट करते हैं? अनइक्वल। तो दो तीन पॉइंट वैसा भी लिख दोगे जिसमें आप बताओ कि डिस्क्रिमिनेटरी है, और बाकी वैसे ही पॉइंट लिख दोगे जिसमें आप बताओ कि नहीं, उनको इस चीज का जरूरत है तो दिया जा रहा है। आ रही बात समझ में? वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं, ऐसे करके ये आंसर हो जाएगा। और वेलफेयर स्कीम बहुत सारे, ठीक है, अब उसका नाम लिखते जाओ, जैसे मनरेगा है, एग्जांपल से बताते जाओ। मनरेगा नाम सुना होगा, जिन्होंने मेरी क्लास की होगी मनरेगा सुन ही लिया होगा, क्योंकि मैं हर दिन मनरेगा चिल्लाते रहता हूं, ठीक है। तो मनरेगा क्या काम करता है? मनरेगा मतलब विलेज जो पॉपुलेशन है, पंचायत रूरल पॉपुलेशन जो है, उनको ये देता है कि आप लोग क्या करो, आप लोगों को जॉब गारंटी मिलेगा। जॉब गारंटी मतलब साल का 365 दिन होता है, 365 में 100 डेज का जॉब गारंटी, ठीक है। क्योंकि विलेज पॉपुलेशन क्या करती है? खेती करती है। खेती क्या है? सीजनल है, सालों भर नहीं है। 4 दिन खेती किए 10 दिन बैठे हुए हैं, फिर 4 दिन खेती किए 10 दिन बैठे हुए हैं। तो बैठो नहीं, कुछ और काम आप घर पे ही कर पाओ, क्योंकि 10 दिन बैठोगे तो ऑब्वियसली आप घर बाहर नहीं निकल पाओगे, या तो आप माइग्रेट करके सिटीज में जाओगे। सिटीज में जाओगे, पता चला वहां भी काम नहीं है, अब आप पेंशन में, और घर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, यहां भी काम नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या करोगे आप क्राइम करने के लिए उतारू हो सकते हो, कि छोटा मोटा पॉकेट मार लेते हैं, वहां काम नहीं है, तो जैसे तैसे किसी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रह रहे हैं, वहां आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो हेल्थ खराब लेके घर पे आ रहे हो, फैमिली की भी हेल्थ खराब कर रहे हो। समझ में आ रही बात? तो अगर हम उन ग्रुप को अलग से एक स्कीम दे देते हैं कि 100 डेज का जॉब गारंटी, तो इज इट डिस्क्रिमिनेटरी? नॉट। अगर हम आयुष्मान भारत दे देते हैं कि नीचे से जो 50 करोड़ लोग हैं या 10 करोड़ फैमिलीज है, उनको क्या मिलेगा? 5 लाख तक का हेल्थ का इंश्योरेंस मिलेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये सब स्कीम्स किसके लिए? अलग अलग ग्रुप्स के लिए, ठीक है। अगर जो बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप है उनको लिए अलग से स्कीम दे देते हैं, तो वो सारे स्कीम की यहाँ पे क्या करोगे? डिस्कशन करोगे, ठीक है। अब जिन्होंने पढ़ लिया है तो उनके लिए, उनको पता है बहुत सारे स्कीम्स हम लोग पढ़ते हैं, वो 3-4 स्कीम, 4-5 स्कीम यहाँ पे आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। फिर देखो ये स्किल डेवलपमेंट ही आ गया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर। स्किल डेवलपमेंट से बहुत जगह पे ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई हुआ है। पहले भी स्किल डेवलपमेंट आया 10 नंबर का, अब 15 नंबर का फिर से आ रहा है। In this context of a statement, analyze the linkage between education, skill and employment। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एजुकेशन और स्किल्स डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एजुकेशन का, स्किल का आप बता दोगे कि स्किल डेवलपमेंट का रिपोर्ट लिख दोगे, स्किल इंडिया रिपोर्ट पब्लिश होती है वो बता दोगे। फिर बता दोगे, जैसे वो ग्राफ बनाया मैंने, इंडिया में 5% के आसपास लोग फॉर्मली स्किल्ड हैं, जबकि साउथ कोरिया में 96 है, जर्मनी में 75 है। जब मैं पढ़ाता हूँ सोशल जस्टिस तो सीधे सीधे पढ़ाता हूँ, ठीक बात है। जो लोग आपको पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये ग्राफ बना के स्किल डेवलपमेंट में मेन चीज यही है। नीति आयोग का रिपोर्ट आता है, समझ रहे हो। फिर बता दोगे कि स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का कैसे रिलेशन है। अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं, साउथ कोरिया, जर्मनी जैसे कंट्रीज के, जहां पे एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो क्या है, काफी कम है। और अलग अलग स्टेट्स का एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु वगैरह का, जहां पे अगर एजुकेशन अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट अच्छा है, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या है, अच्छा है। समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे करके ये एग्जांपल, ये आराम से हम क्वेश्चन लिख सकते थे। तो ये समझने में बहुत आसान है। जो क्वेश्चन समझने में बहुत आसान होता है उसमें डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, रिपोर्ट, ये सब लिखना जरूरी है, क्योंकि सब कोई वही पॉइंट लिखेगा इजी इजी, तो मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेगा। और जो क्वेश्चन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, अब ये जनरल क्वेश्चन बोलते हैं उसको। एजुकेशन पे क्वेश्चन आ गया जनरल, हेल्थ पे, स्किल पे क्वेश्चन आ गया जनरल, बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे आया तो स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप जनरल पॉइंट्स भी लिख देते हो तो आपको मार्क्स ठीक ठाक मिल जाएंगे। बट जनरल क्वेश्चन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्पेसिफिक पॉइंट लिखना पड़ता है, एग्जाम्पल्स लिखने पड़ते हैं। वैसे तो दोनों में एग्जाम्पल्स लिखो तो अच्छी बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, आसान है। 19 क्वेश्चन है नाटो। तो जब मैं आईआर स्टार्ट करता हूं सेकंड थर्ड क्लास में, नाटो पढ़ाते हैं, ठीक है। नाटो कौन सा वाला? वो नाटो वाला नहीं कि जिसको क्या मिला है, ऑस्कर मिला, वो वाला नहीं। ये दूसरा नाटो 1949 से नाटो कर रहा है। तो 1949 में
नाटो बना हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर समझते हो तो आपको पता होगा यूएस और यूएसएसआर में क्या था, कोल्ड वॉर। तो यूएस ने अलग से एक गैंग बना लिया। गैंग समझते हो, लड़कों गैंग होता है ना, हॉकी लेके सारे आ जाओ, ठीक है। तो वैसे ही नाटो क्या है, गैंग है, ठीक है, कि 4 5 10 टोटल 30 कंट्रीज है गैंग में। ठीक बात है कि गैंग में कोई भी अगर आएगा, किसी को छुएगा तो सब आ जाएंगे हॉकी लेके। तो यूएस वही, ये नाटो वही ग्रुप है, डिफेंस ग्रुप बोलते हैं इसको। समझ में आ रही बात, डिफेंस अलायंस बोलते हैं। तो नाटो इज ए डिफेंस अलायंस, इंट्रोडक्शन में लिख दोगे, विच वाज फॉर्म्ड इन 1949, डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं। ठीक बात है, 30 के आसपास उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, किसकी, नाटो की। अब बात यह आ रहा है कि नाटो के को अगर और एक्सपैंड हो रहा है और नाटो स्ट्रेंथन हो रहा है, मतलब मजबूत हो रहा है, तो इससे क्या इंडिया को फायदा है क्या? इट वर्क्स वेल फॉर इंडिया, व्हाट इज योर ओपिनियन? फिर योर ओपिनियन पूछा है, मतलब दोनों साइड खेलना है। समझ में आई बात? अच्छी चीजें बतानी है और थोड़ी बुरी वाली भी बतानी, और अपना रीजन और एग्जांपल सब दे देना है। तो अब ऑब्वियस बात है, नाटो के साथ, यूएस के साथ हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है, ठीक है। यूएस यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारी फ्रेंडशिप है, तो उनका ग्रुप अगर स्ट्रांग हो रहा है तो वो पूरे रीजन जो होगा, यूरोप और यूएस स्टेबल रहेगा। वहां पे सिक्योरिटी का क्राइसिस ये सब नहीं होगा। इंडिया के साथ अगर अच्छा अलायंस होगा उनका, 5 मिनट रुक जाते तो बुखार लग जाता, नहीं ना, बेटर। तो बाकी जो अलायंसेस वगैरह हैं, ठीक है, यूएस, अगर इंडिया वहां से यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ और ज्यादा, नाटो कंट्रीज के साथ और ज्यादा कोलैबोरेट करे, तो वहां पे अगर सिक्योरिटी अच्छी है, वहां पे अगर डिफेंस अच्छा है, तो इंडिया के साथ इंटीग्रेशन भी क्या होगा, पहले से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी अच्छा होगा। अब खुद से सोचो ना, फ्रांस के साथ ट्रेड करना ज्यादा आसान है कि अफगानिस्तान के साथ? अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सही बात है कि नहीं? तो नाटो उस रीजन को और ज्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो एक बात तो यही हो गया। दूसरा, नाटो के साथ अगर हम लोग थोड़ा और अच्छा एसोसिएट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो इंडिया है, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, हम किससे ले सकते हैं? नाटो से भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें भी मेंशन कर सकता है, ठीक है ना। बट निगेटिव साइड में क्या प्रॉब्लम होता है? चाइना को भी नाटो कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। चाइना जो हमारे ऊपर इधर अटैक करते रहता है या अपना पैर पसारते रहता है, ठीक है। एक तो आप जो नहीं पढ़े हो आईआर, उनको बस एक ही चीज पता है कि चलो चाइना अटैक करते रहता है। सिर्फ अटैक नहीं कर रहा है वो, पूरा पूरा पैर भी फैलाते जा रहा है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंशन कर रहा है। एक्सपेंशन करके ऐसे घेरते जा रहा है इंडिया को, समझ रहे हो? तो उसको भी नाटो क्या करेगा, कंट्रोल में रखेगा, चेक में रखेगा। तो हमारे अच्छा है। निगेटिव क्या हो सकता है? निगेटिव ये हो सकता है, नाटो बोला कि हम और एक्सपेंशन करेंगे। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अटलांटिक देखते हो, अटलांटिक के एक साइड क्या आता है, यूरोप आता है। यूरोप में जैसे जैसे जाओगे, यहां रशिया आएगा कि नहीं आएगा? रशिया के पास में क्या आएगा, यूक्रेन आएगा, ठीक है। तो नाटो बोल रहा था हम और एक्सपेंशन करेंगे, यूक्रेन तुम भी आ जाओ हमारे में। तो रशिया को लगा, अरे ऐसे कैसे यूक्रेन भी आ जाएगा, ये तो हमारे बगल में है। और रशिया और नाटो ही तो दुश्मन हुआ करते थे, ठीक है। बीच में यूक्रेन है, तो कम से कम कुछ बीच में एक पर्दा तो है। समझ में आ रही बात? क्या है, पर्दा तो है ना, एक बफर तो है ना, क्या है, बफर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा, ये इमीडिएट रीजन था जिससे रशिया क्या किया, यूक्रेन पे अटैक कर दिया कि तुम नाटो में नहीं मिलोगे, ऐसे करके। आई बात समझ? ठीक है। तो यार उससे तो स्टेबिलिटी और गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? इन्फ्लेशन बढ़ गया, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया, पूरे वर्ल्ड में अभी क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस जैसी सिचुएशन है कि नहीं? ठीक है। और दूसरा, हम अगर पूरा वीक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है, तो दूसरे के सपोर्ट लेते रहो कि आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ। सही बात है। तो ये 2-3 पॉइंट निगेटिव लिख दो उसके बढ़ने के, बस हो गया। और यही एग्जांपल वगैरह दे दो, रशिया यूक्रेन वॉर, इन सब चीज का आंसर हो जाएगा। मैप वेब बना दो नाटो का कि ये रहा नॉर्थ अटलांटिक और ये नाटो की कंट्रीज है, नाटो नाटो। लास्ट क्वेश्चन डिपेंड करता है पूरा पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मैंने बताया है कि एक क्वेश्चन जो जनरली आता है वो ऑर्गेनाइजेशन से आ जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन, एससीओ भी ऑर्गेनाइजेशन से है और ये भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। एससीओ 2020 में भी आया था,
ठीक है, 2023 में फिर से आ गया, 20 या 21 में आया था, समझ रहे हो। तो इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल एससीओ जो है, एससीओ का प्रेसिडेंशियलशिप किसके पास था? इंडिया के पास। गोवा में उसका क्या हुआ था? समिट हुआ था। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो कहां आए थे? गोवा आए हुए थे। गोवा आके अपना वो रील खोल के दोस्तों में गोवा आ गया, जैसे कि आप लोग गोवा जाके खुश होते हैं वैसे, ठीक है। तो ये सब चल रहा था। तो जब आपका यूपीएससी का मेंस हो रहा था तब भी मैंने बताया था कि एससीओ क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? तो एससीओ नाटो वाला क्वेश्चन मैंने दूसरे तरीके से लिख के दिया था जो मेंस हो रहा था। तो जो लोग मेंस दिए उनको 2 क्वेश्चन तो ऐसे पढ़े पढ़ाए मिल जाएंगे। डायस्पोरा तो सबसे इजी हो गया, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हम बात करेंगे, आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरी तरह से एक करंट का क्वेश्चन बन जाता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड बॉडी है। जैसे डब्ल्यूएचओ का नाम सुनते हो, यूनेस्को का नाम सुनते हो, जस्ट लाइक दैट आईएमओ क्या है? एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो 1949 के आसपास बना है। अब इसका काम क्या है? मैरीटाइम मतलब ओशन, समुद्र, इसको मैनेज करना, इसको रेगुलेट करना। पूरे वर्ल्ड में क्या है? 70% पानी ही पानी है कि नहीं? पूरे को मैनेज करना उसका काम, एटलीस्ट ओशियंस, ठीक है। ओशियंस के थ्रू क्या होता है? ट्रेड होता है कि नहीं होता है? जो 90% ट्रेड है वो किसके थ्रू होता है? ओशियंस के थ्रू। 90% बाई वॉल्यूम, समझ में आई बात? और 70% बाई वैल्यू। कुछ वैल्यू वाला ऊपर से भी चला जाता है, ठीक है, हाई वैल्यू वाला। तो 70% बाई वैल्यू और 90% बाई वॉल्यूम कहां से हो रहा होता है? ओशियन से। तो इतना ट्रेड अगर हो रहा है तो वो मैरीटाइम, वो सीज के थ्रू जो भी ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो कौन करेगा? आईएमओ करेगा। कि शिप्स जा रहे हैं, शिप्स पॉल्यूशन फैलाते हुए नहीं जाए, पता चले जहाज जा रहे हैं मछली मार दे रहे हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, उसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मारपूल करके एक इनिशिएटिव लिया है। करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो मारपूल नाम जरूर सुना होगा, अगर पिछले 6-8 महीने से करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो वो क्या करता है? पॉल्यूशन कंट्रोल का काम करता है। उसके अलावा अगर आपने इन्वायरमेंट थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इन्वेजिव स्पीसीज का नाम सुना होगा। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है? कि एक जगह से दूसरी जगह आए और वहां आके पूरा इतना फैल गए कि वहां के जो नेटिव स्पीसीज को खत्म कर दिया। पेड़ पौधे ऐसे बहुत होता है, या बहुत सारे ऐसे छोटे जानवर या ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आए। अब जैसे देखते हो ना, बहुत जगह घास टाइप और ऐसी फालतू टाइप का ऐसा कुछ फ्लोरा जो है उगा रहता है, वो एक ही जगह फैला रहता है, पानी वानी में या कहीं भी जगह, समझ रहे हो? तो वहां की ओरिजिनल जो फौना है उसको, वो फ्लोरा है उसको वो खत्म कर चुका है, ठीक है, अकेले खुद ही ग्रो हो चुका है। तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेजिव स्पीसीज। अब समुद्र से इधर उधर ट्रेड हो रहा है तो काफी चांसेस इधर से स्पीसी उठ के उधर चले जाए, ठीक है। तो अब कई बार मान लो शिप्स भर के जाते हैं, उधर से खाली भी आना पड़ता है, एक साइड खाली रह गया, एक साइड भरा रह गया, ठीक है। तो बड़े बड़े ऐसे उनके पास डब्बे होते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंस कर रहे हो। इधर का पानी भर के ले गए 5000 किलोमीटर दूर, अब इधर के पानी में कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म था, वहां जाकर फैल गया, वहां का इकोसिस्टम क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। सही बात है ना? तो इस बैलेंस्ड वाटर को कैसे ट्रीट करोगे जिससे इन्वेजिव स्पीसीज फैले, ये सब भी कौन कंट्रोल करता है? आईएमओ। अब शिप्स जा रहे हैं, वहां से पेट्रोल लीक कर गया, क्रूड ऑयल लीक कर गया, फैल गया, रूल्स बनाता है आईएमओ। समझ में आई बात? उसके अलावा एक तो हो गया इन्वायरमेंट और दूसरा हो गया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी किसने रूल बना रखा है? आईएमओ ने, ठीक है। उसके लिए भी अलग अलग उसने कन्वेंशन बना रखे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। कि अब जैसे कि मान लो शिप्स जा रही हैं, कोई शिप्स कैसे उसको बचाने के लिए आ सकते हैं, सारी बात समझ में? तो ये सब भी कन्वेंशन किसके अंदर है? आईएमओ के अंदर। तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड टोटली है, करंट अफेयर्स अच्छे से किया होता तो ये क्वेश्चन हो जाना था, ठीक है। तो अब देखो क्या सीखा, वो समराइज करता है। जब गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की बात आई, टॉपिक्स वही है, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन, या जो भी टॉपिक्स नया नहीं होगा।
ठीक है। आईआर में कुछ टॉपिक क्या होंगे, वही डायस पूरा पुराना ही है, नए एग्जाम्पल ऐड करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। एसईओ पुराना ही है, नए एग्जाम्पल ऐड करो। पुराना तो ये भी है, लेकिन करंट में चल रहा था। ऐसे यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी बॉडी है, सब तो पढ़ेंगे नहीं डिटेल में, थोड़ा बहुत मतलब जान लेंगे। ठीक बात है। तो जो करंट में चल रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो। हमें स्टैटिक का भी एक अच्छा नॉलेज चाहिए होता है, एक करंट का भी चाहिए होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। आई होप जितना भी आपको नॉलेज होगा अभी, जिस भी नॉलेज लेवल पे होगे, कुछ आपको पर्सपेक्टिव मिला होगा कि कैसे यूपीएससी का मेंस का पेपर आता है और कैसे आपको क्या करना है, अप्रोच करना है। ठीक बात है ना? ठीक बात है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो फिर आगे हम लोग अगले वीक में या फिर इस वीक के वीकेंड वगैरह में फिर बाकी और भी जो पेपर्स हैं, अभी तो जीएस 2 हो गया ना, फिर ऐसे ही ऐसे GS 1 2 3 4 इन सब का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो भी नॉलेज लेवल पे होगे आप आना जरूर, जो भी टीचर कराएंगे आप सुनना जरूर। ठीक बात है? ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर आगे। थैंक यू एवरीवन।